तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को मैं करवाने वाला हूं, जो काफी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है और आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफी सारे सवाल यहां से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आज के इस क्लास में आप लोग को बताता हूं। आज के इस क्लास में ना सारा आसान लेवल का सवाल है बाबू, सारे लो लेवल का सवाल है। अगर आप लोग चाहिएगा ना तो यहाँ पे पूरा में पूरा सही कर आइएगा। यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल 50 सवाल करवाऊंगा। कितने? 50 सवाल जो बुक के रहेंगे। और अगले क्लास में मैं आप लोग को बुक और हिंदी व्याकरण से दोनों मिक्स क्लास करवाऊंगा, जिसमें आप लोग का 100 सवाल रहेगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सवाल करवाने वाला हूं, टोटल 50, जो एग्जाम से काफी रिलेटेड है और एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बाबू आप लोग का एग्जाम जो है वह काफी नजदीक आ चुका है, तो आप लोग को ये सवाल को जरूरी देखना है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं ये हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल। और आप लोग से एक अनुरोध और है बाबू, यहाँ पे मैं आसान से सवाल करवाने वाला हूँ, तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए और सारे सवाल को यहाँ पे कीजिए। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे 50 में 50 सही कर देते हैं ना, एग्जाम में दिक्कत 1% नहीं आएगा। वहां भी आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव सही कर आइएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक चैप्टर का यहाँ पे सवाल निचोड़ है और जो सवाल आप लोग को याद नहीं रहता है ना, जिस सवाल पे आप लोग फोकस नहीं करते हैं ना, वो सवाल यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ। तो आप लोग दम यहाँ पे सारे सवाल को कीजिए और देखिए कि 50 से 50 यहाँ पे सही कर पाते हो कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर सवाल क्या दिया गया आप लोग को, कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कलीराम जो है ना वो किस पाठ से संबंधित है, ये सवाल यहाँ पे करा है। तो पढ़े होंगे आप लोग बाबू अच्छी तरह से एक साल, तो आप लोग को पता होगा कलीराम जो है ना ये किस कहानी का पात्र है। तो याद होगा आप लोग को जूठन, किस कहानी का? जूठन का। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर सवाल को। दूसरा नंबर सवाल यहाँ पे क्या करे कि उषा का जादू कब टूटता है। और सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा बाबू गलती हो जाएगा। अब आप लोग जो है मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिए। ठीक है, आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि आप लोग क्या यहाँ पे 50 और 50 सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं लास्ट में स्कोर भी पूछूंगा। बताइएगा उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जो जादू है ये कब टूटता है, ऑप्शन को देखिए बताइए, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, तो उषा का जादू जो टूटता है ना, ये सूर्योदय के समय टूटता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन को पढ़ कर ही कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सूर्यास्त लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा आंसर, उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने के समय। दम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्लास में जितना भी सवाल को मैं शामिल किया हूं ये सारे आसान लेवल का सवाल है। ठीक है, तो सारे सवाल को ईमानदारी से कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा क्या करें, यहाँ पे सवाल कि भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। आप लोग काफी सारे सवाल जो है वो आसान आसान से किए होंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह के आसान नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो अच्छे तरह से कीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं यहाँ पे सवाल कि भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। तो भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है, याद रखिएगा वह है वीर रस की। किस रस की? वीर रस की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे सारे। ठीक है, काफी सारे आप लोग आसान से सवाल किए होंगे, जो आप लोग को कहानी सा होगा और आप लोग सारे में सारे किए होंगे सही, लेकिन यहाँ पे इस आसान से सवाल को करके देखिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 4 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे 4 नंबर सवाल कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम था वह क्या नाम था, बताइएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम था वह क्या नाम था, याद रखिएगा श्यामावती देवी। क्या नाम था? श्यामावती देवी। इस लेवल के भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एकदम याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है ना बाबू, तो हर एक सवाल को करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कौन से सवाल दे दिए जाएंगे आप लोग को भी पता नहीं है, तो हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक सवाल पे आप लोग को ध्यान देना है, हर एक सवाल को याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, यही आप लोग दिमाग में हटाइए रखिए। बताइएगा यहाँ पे देखिएगा क्या कर रहा है सवाल कि सुबेदारणी किस कहानी की पात्रा है। बताइएगा सुबेदारणी जो है ना ये किस कहानी की पात्रा है, बताइएगा। तो आप लोग को पता होगा ये किस कहानी की, तो उसने कहा था। किस कहानी की? उसने कहा था कहानी की सुबेदारणी जो है ना ये पात्रा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट में मैं आप लोग को एक बात बतलाऊंगा बाबू, जो आप लोग गलतियां करते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को करते रहिए। और बोर्ड एग्जाम में वो गलती नहीं कीजिएगा, काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग का भी वो आदत है तो आप लोग वो अभी भी सुधार लीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो वो आदत को सुधारना पड़ेगा। मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगा जरूर। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को बताइए पहले आप लोग। क्या करें कि गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है। सारा आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है? याद रखिएगा, रोज। किस पार्ट से? रोज पार्ट से। इसी लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, दम ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 7 नंबर सवाल, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? और यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट सवाल को ही शामिल किया हूँ, ठीक है, आप लोग को याद है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बार यहाँ पे देखिए आजमा के कि 50 से 50 सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कौन से सवाल याद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आजमाइए अपने आप को, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, आप लोग को पता भी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रेम के पीर कवि कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल कर रहा है ना कि पठित पाठ में तिरिच क्या है? पठित पाठ में जो तिरिच है वह क्या है? आप लोग पढ़े होंगे तिरिच कहानी को, तो आप लोग को पता होगा कि जो तिरिच का उल्लेख किया गया ना, वह क्या है? तिरिच। तिरिच किसे बोला जाता है? तो याद रखिएगा, तिरिच जो है ना, ये एक विषैला छिपकली है। क्या है? विषैला छिपकली। कहीं कहीं विषैला लिजार्ड भी दे देता है, तो लिजार्ड जो है ना वह छिपकली का इंग्लिश वर्ड है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पठित पाठ में जो तिरिच है वह क्या है? विषैला छिपकली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को और बताइए जल्दी से इस सवाल का आंसर। क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल पढ़िएगा, थोड़ा सा करें कि गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है? बताइएगा, गंडक नदी जो है ये किस पठित पाठ से संबंधित है? जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे, आप लोग को याद भी होगा। गंडक नदी का जो उल्लेख किया गया है ना, वह किस पठित पाठ में किया गया आप लोग को? तो आप लोग को पता होगा, ओ सादा नीरा। किस पाठ में? ओ सादा नीरा में गंडक नदी का उल्लेख किया गया है, तो दम याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ये भी आसान सा सवाल है, लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं, दम याद रखेगा आप लोग। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो याद रखेगा, जयप्रकाश नारायण जी को ना जो दलाल कहा गया है ना, वह कहा गया है अमेरिका का। किसका? अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है ना कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? मेरे से पहले आप लोग सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो हार जीत कविता में जो उत्सव मना रहे हैं ना, वह मना रहे हैं शासक दल। कौन मना रहे हैं? शासक दल मना रहे हैं। दम याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, वो आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। हरचरना कौन है? बताइएगा, हरचरना जो है ये कौन है? तो हरचरना कौन है? तो हरचरना जो है ना वो घर का नौकर है। कौन है हरचरना? घर का नौकर। कहानी को पढ़े होंगे, पता होगा आप लोग को, हरचरना जो है वह घर का नौकर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को मैं एक बात बतला देता हूं बाबू, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को हिंदी के क्लास में एक और लूंगा, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से एक क्लास और लूंगा हिंदी का, जिसमें आप लोग को बताता हूं जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी तरह का रहेगा। आप लोग को बुक से रहेगा 60 सवाल और 40 सवाल रहेंगे आप लोग को हिंदी व्याकरण से। तो वो क्लास को आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और सारे सवाल को खुद से करके देखने का कोशिश कीजिएगा। उससे क्या पता चलेगा कि हिंदी में आप लोग कितना स्कोर करके आइएगा, यहाँ पे पता चल जाएगा। सारा सवाल बुक का इंपॉर्टेंट रहेगा और हर एक चैप्टर का सवाल रहेगा, और हिंदी व्याकरण के भी उसी लेवल का सवाल रहेगा जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एक सवाल मैं एक क्लास में और दूंगा आप लोग को हिंदी का, उसको आप लोग जरूर कर जाइएगा। तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एग्जाम तक। बस आप लोग अच्छे तरह से यहाँ पे मेहनत कीजिए। आप लोग देखिए एग्जाम में आप लोग क्या कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर। यहाँ पे क्या करा है अगला सवाल कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? पढ़े होंगे आप लोग सिपाही की माँ कहानी को, तो आप लोग को पता होगा। और हिंदी में एक काम और कीजिएगा आप लोग, जितना भी सवाल रहता है ना, सारे सवाल को आप लोग पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, ये किस चैप्टर का सवाल है, उसके बाद ही कीजिएगा। आप लोग को वहां पे प्रॉपर टाइम मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे तरह से बाबू आप लोग टाइम का यूज करते हुए और सारे सवाल को कीजिएगा। बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो अच्छे मार्क्स लाना है तो अच्छे तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा, डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो वह जाती है मुन्नी। कौन जाती है? मुन्नी जाती है। आप लोग को पता भी होगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और अभी जो आप लोग के पास जो वक्त है ना, उसको आप लोग एकदम यूज कीजिए सिर्फ पढ़ाई में, ठीक है। ज्यादातर यूज कीजिए पढ़ाई में बाबू, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग, वो अच्छे तरह से सारे सवाल को कीजिए, अपने आप से कीजिए। अपने आप से करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग को भी पता चले कि मैं कितना बढ़िया तैयारी किया हूँ एक साल में, वो भी यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। अब मैं अपने आप तरह से बाबू ना आप लोग के लिए हर एक सवाल को प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ और करवाता भी हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड हो। तो मेरे क्लास को ना पूरे अंत तक देखिएगा और हर क्लास को कीजिएगा आप लोग, तो एग्जाम में आप लोग को काफी बाबू लाभदायक होने वाला है। काफी सारे सवाल देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। बताइएगा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे नंद की गोद में। कहाँ? नंद की गोद में बैठकर कृष्ण भोजन कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आसान सा सवाल है, ये सारे बच्चों को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है। इस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से सवाल, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ना, वह है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल को देखिएगा और बताइएगा इस सवाल का आंसर। यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कराना है कि कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से, कन्या का क्या अर्थ होता है। तो कन्या का जो अर्थ होता है ना, वह होता है गोद। याद रखिएगा, अच्छी तरह से गलती नहीं कीजिएगा बाबू। जो गलती करना है आप लोग को यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है। तो कन्या का अर्थ क्या होता है? तो गोद होता है। अच्छे तरह से देख लीजिए सारे सवाल को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि सूर सागर किस भाषा में रचित है। सूर सागर जो है ये किस भाषा में रचित है, बताइएगा आप लोग। सारे सवाल को करते चलिए आप लोग, बताइए जल्दी से कि सूर सागर जो है वह किस भाषा में रचित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सूर सागर जो है ना, ये ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, तो दम याद रखेगा आप लोग। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, बताइएगा। उसने कहा था, कहानी आप लोग पढ़े होंगे और ये भी सवाल आप लोग को याद भी होगा, और डेट वाले में गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो याद रखिएगा वह 1915 की रचना है। कब की? 1915 की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग लेवल के यहाँ पे सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है, जो बुक का ही है, ठीक है, कहीं दूर का नहीं है। सारे यहाँ पे सवाल जो है ना, ये बुक का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग लेवल का है, आसान ज्यादा नहीं है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सारे सवाल पे और बताइएगा इस सवाल का आंसर। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भगत सिंह के चाचा का नाम था। भगत सिंह के जो चाचा थे उनका नाम क्या था, बताइएगा। तो भगत सिंह के चाचा का जो नाम था ना, वह अजीत सिंह नाम था। क्या नाम था? अजीत सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बताइएगा जल्दी से, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, बताइएगा। तो जयप्रकाश नारायण के जो बचपन का नाम था ना, वह नाम था बॉल। क्या नाम था? बॉल नाम था। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो दम याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग तो वसंत पंचमी सरस्वती पूजा मना लिए होंगे, तो अब आप लोग एकदम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आप लोग का सरस्वती पूजा भी खत्म हो चुका है, ठीक है, वह वक्त जा चुका है। अब आप लोग का वक्त है एग्जाम का, कि एग्जाम को कैसे कंप्लीट करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो जो भी वक्त आप लोग के पास जो बचा हुआ है ना, उसको बाबू अच्छे तरह से पूरे रात दिन एक कर दीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है, बचे हुए समय को दम हर एक सवाल, हर एक चैप्टर पे ध्यान दीजिए। जो आप लोग के पास जो बचा हुआ टाइम है, और दिन रात एक कर दीजिए। यही मौका है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का। अगर आज कुछ नहीं कीजिएगा बाबू, तो कभी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। वक्त निकल जाएगा आप लोग को, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग के पास जो भी वक्त बचे, ठीक है, उस वक्त को आप लोग अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। बस यही मेरा कहना है, तभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। डेट वाले सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं, तो बताइएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था। जन्म और मृत्यु से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था ना, ये हुआ था 1950 में।
कब हुआ था? 1950 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे देखिएगा अगले सवाल को, यहां पे अगला सवाल दिया गया, कह रहे कि मुक्ति बोध का पूरा नाम है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, दम याद रखेगा। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? बताइए जल्दी से। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो चुका है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। सवाल को आंसर को आप लोग सिर्फ याद रखेगा, ठीक है? इस सवाल का आंसर सिर्फ आप लोग याद रखिएगा अच्छी तरह से। मुक्ति बोध का पूरा नाम जो था ना, वह था गजानन माधव मुक्ति बोध। एग्जाम में पूछे गए हैं तो दम याद रखिएगा, क्या नाम था? गजानन माधव मुक्ति बोध। ये मुक्ति बोध का पूरा नाम था, तो दम याद रखेगा इस सवाल का आंसर। तो हम लोग चलिए देखते हैं अगले सवाल को। यहां पे देखिएगा 22 नंबर सवाल को क्या करा है? 22 नंबर सवाल कि कड़वक में किसकी महिमा का बखान है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कड़वक कविता जो आप लोग का है बाबू, उसमें किसकी महिमा का बखान है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो कड़वक में आप लोग को पता होगा कि किसकी महिमा का बखान किया गया है, तो प्रेम का। किसकी? प्रेम का किया गया। और प्रेम के पीर कवि इनको मल्लिक मोहम्मद जायसी को ही कहा जाता है, जो कड़वक के लेखक है। तो कड़वक कविता में बाबू किसका महिमा का बखान किया गया है? प्रेम का, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहे कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है वह कौन सी है? बताइए जल्दी से। ये सारे सवाल पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो बाबू यही मौका है, जो सवाल याद रही है उसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और अभी आप लोग के लिए हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बताइएगा दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? याद रखिएगा प्रणभंग है। क्या है? प्रणभंग। ये नहीं कि कुरुक्षेत्र कर आ जाइएगा, गलती हो जाएगा। जितना भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कर लीजिए आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर सवाल को देखिएगा। इस लेवल के सवाल एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर आप लोग। सवाल यहाँ पे करें कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा की रीति क्या है? जे कृष्णमूर्ति जो बाबू लिखे हैं शिक्षा, वह जो कृति है ना, ये क्या है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। और इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर एक चैप्टर का बाबू याद कर लीजिएगा आप लोग। कृति कि वो कैसी कृति है? वह ललित निबंध है कि निबंध है, कहानी, आत्मकथा है? याद रखेगा आप लोग, ठीक है? तो बताइएगा जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा जो कृति है ये क्या है? तो ये संभाषण है। क्या है? संभाषण। याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है कि भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? बताइएगा। तो भूषण के प्रथम दंड में जो रस है ना, वह है वीर रस। कौन से रस? वीर रस। हर चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है, तो अंत तक सारे सवाल को कीजिएगा आप लोग। तो भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? वीर रस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताता हूँ, इस क्लास में बाबू ज्यादा कहानी का जो सवाल रहता है ना, वो यहाँ पे शामिल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा। यहाँ पे जो कहानी का जो मेन पॉइंट रहता है, ठीक है, जो कहानी में बोला जाता है, उस लेवल का सवाल नहीं है, क्योंकि उस लेवल के सवाल आप लोग को याद रहता है और आसान से सवाल होते हैं। लेकिन ये जो सवाल होते हैं ना, जो याद करने वाले सवाल होते हैं ना, वो आप लोग से याद नहीं होता है, इसी में आप लोग गलती करते हैं। इसीलिए इस क्लास में इसी लेवल के सवाल को शामिल किया हूँ, क्योंकि कहानी आप लोग सुन के उस सारे सवाल को सही कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल का सवाल को बिना याद किए हुए आप लोग एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है? बताइएगा। सवाल करें यहाँ पे कि तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? बताइएगा। तो तुलसीदास के दोनों पदों में जो व्यंजना किया गया है ना, वह किया गया भक्ति रस की। किस रस की? भक्ति रस की। याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा देखिएगा आप लोग अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल दिया गया कि हेड मास्टर कली राम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ये देखिए कहानी का सवाल है। एक मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कहानी का सवाल है। कहानी आप लोग पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है? ये गहराइयों से सवाल नहीं है, ये आप लोग सिर्फ कहानी को पढ़कर सही कर सकते हैं। तो इस लेवल के सवाल इस क्लास में शामिल नहीं है, ठीक है? एक सवाल मैं आप लोग को दे दिया हूँ कि आप लोग को दिखा सकूं कि किस तरह के सवाल इस क्लास में शामिल है। तो इस लेवल के सवाल आप लोग तो कहानी सुनकर ही कर लेते हैं, याद करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ना, उसको याद करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करा है कि हेड मास्टर कली राम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? ये याद करने का जरूरत है? नहीं। आप लोग कहानी को पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा, ठीक है? तो किससे कहा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को।
इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न करे कि अधिनायक कौन है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, अधिनायक कौन है बताइएगा। अधिनायक जो है वह कौन है, तो अधिनायक जो है ना वह सत्ताधारी वर्ग है। यह सत्ताधारी वर्ग, अधिनायक कौन है, सत्ताधारी वर्ग है। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर सवाल को देखिएगा और एक सवाल मैं आप लोग को देता हूं बाबू। मैं देखना चाहता हूं कि डेट वाले सवाल आप लोग को याद है कि नहीं, क्योंकि जन्म और मृत्यु से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक सवाल देता हूं क्योंकि ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं दे रहा हूं इस सवाल को कि आप लोग को डेट वाले सवाल याद है कि नहीं याद है, इन्हीं का जन्म और मृत्यु याद है कि नहीं याद है, क्योंकि एग्जाम में 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। जन्म नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे मृत्यु पूछ रहा है। जन्म आप लोग को याद होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे बताइए कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, ये कब हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग से एक अनुरोध है बाबू, इस सवाल का आंसर ना आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और दम सही दीजिएगा। मैं सारे बच्चे का कमेंट देखता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, देखते हैं कि कितने बच्चे का यहाँ पे इस सवाल का आंसर सही आता है। दम सही दीजिएगा बाबू इस सवाल का आंसर, क्योंकि एग्जाम आप लोग का नजदीक है। हर एक सवाल का तैयारी होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी एग्जाम में आप लोग कर आइएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप लोग कॉमेंट में दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे 31 नंबर सवाल यहाँ पे करें कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है। सूरदास के दीक्षा गुरु का जो नाम है वह क्या नाम है बताइएगा। इस लेवल के भी सवाल एग्जाम में आप लोग देख सकते हैं कि पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है, आप लोग को याद भी होगा, वल्लभ भाई चार्य नाम है। क्या नाम है, वल्लभ भाई चार्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। यहाँ पे अगला सवाल करें कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा। याद है, बहुत बढ़िया है, रिवीजन कीजिए, अच्छे तरह से देखिए। और यहाँ पे ये भी देखिए कि क्या मैं यहाँ पे पूरा सवाल को सही कर पाता हूँ कि नहीं। यहाँ पे अगर आप लोग सारे सवाल को सही कीजिएगा तो एग्जाम में बाबू आप लोग भी इसी तरह से सवाल को कर आइएगा। वहाँ तो और डबल सवाल रहेंगे ना, तो इसीलिए तो आप लोग यहाँ पे खुद को देखिए करके कि कितने सवाल को सही कर पाते हैं। सवाल यहाँ पे कह रहे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो ये थे भारतेंदु युग के। इस युग के, भारतेंदु युग के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास को अटेम्प्ट करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और मैं जो महामैराथन क्लास करवाया हूँ ना, उसको आप लोग अच्छे तरह से पूरे महामैराथन को देख लीजिएगा, क्योंकि महामैराथन में जो सवाल रहते हैं ना, वो हाई लेवल लो लेवल हर एक सवाल को मैं करवाता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। तो महामैराथन क्लास को नहीं किए हैं, जाइए अच्छे तरीके से महामैराथन को कीजिए और बाबू सारे सवाल को कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल देखने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो जाइए एक बार महामैराथन को भी जरूर देखिएगा, टाइम निकालकर आप लोग, अगर आप लोग के पास वक्त होगा तब। ऐसे तो आप लोग के पास वक्त तो होता है, लेकिन आप लोग उस वक्त का ना आप लोग कदर नहीं करते हैं, उस वक्त का यूज कहीं और करते हैं। ठीक है, तो बाबू अभी मौका है, सुधर जाइए और बचे हुए टाइम में अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो बताइएगा, मल्लिक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। तो मल्लिक जो है ना, ये छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। किस रोग से, क्षय रोग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करे कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। आप लोग को याद भी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, ये अपनी आंख की उपमा जो की है ना, ये किससे किए हैं। याद रखेगा, दर्पण से। किससे, दर्पण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 35 नंबर सवाल यहाँ पे करे कि भगत सिंह के पिता का नाम है। भगत सिंह के पिता का जो नाम था वह क्या नाम था बताइएगा। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, बाबू भगत सिंह के जो पिता थे ना, उनका नाम था सरदार किशन सिंह। क्या नाम था, सरदार किशन सिंह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 36 नंबर सवाल कि मानक की माँ का नाम क्या है बताइएगा। मानक की माँ पूछे, सिपाही की माँ पूछे या मुन्नी की माँ पूछे। दम याद रखिएगा, ये तीनों की माँ का नाम क्या था, बिस्नी नाम था। क्या नाम था माना की माँ का, बिस्नी नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को इस प्रश्न का आंसर याद भी होगा, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही पूछे गए हैं और आप लोग पढ़े भी होंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्राधान्यता है
बताइएगा। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, उसने कहा था कहानी को, तो आप लोग को पता होगा उसने कहा था कहानी में, शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, पता होगा आप लोग को, तो कर्म की। किसकी प्रधानता है? कर्म की, याद रखिएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? कर्म की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताइएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो आप लोग का चैप्टर है वह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जल्दी से बताइए। याद रखेगा, नहीं याद है बाबू तो अच्छे तरह से याद रखेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो आप लोग का चैप्टर है ना, ये हिंदी साहित्य की डायरी है। कौन सी विधा है? डायरी, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा 39 नंबर सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये 39 नंबर सवाल। क्या करे कि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है? बताइएगा, पढ़े होंगे आप लोग। तो ज्ञानेंद्र पति के अनुसार जो पंचायती राज में जो खेत गया है ना, वो आ गया है पंच परमेश्वर। कौन गया है? पंच परमेश्वर, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 40 नंबर सवाल। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? लहना सिंह जो है वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किन्हें भेजता है? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। ये कहानी से सवाल है, तो बताइए जल्दी से आप लोग कि लहना सिंह जो है वह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को। आप लोग कहानी को पढ़े होंगे, आप लोग को पता होगा किनको भेजता है बाबू? वजीरा सिंह को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे कह रहे कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? आप लोग पढ़े होंगे। और आप लोग जो है ये सारे सवाल पे ध्यान नहीं देते हैं, तो अच्छे तरह से बाबू जो भी आप लोग को सवाल याद नहीं है उसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए यहाँ पे। तो बताइएगा, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? याद रखेगा, हार और जीत का। किसका? हार और जीत का प्रश्न उठाया गया हार जीत कविता में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे कि दलित साहित्य में सौंदर्य के रचनाकार कौन है? दलित साहित्य में सौंदर्य के जो रचनाकार हैं वह कौन है? पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से। ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। दलित साहित्य में सौंदर्य के जो रचनाकार है ना, वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। दम याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? देखते हैं कितने बच्चों को पता है, बताइए तो जल्दी से कि नाभादास की कविता जो है वह किन दो कवियों के बारे में है? पढ़े होंगे आप लोग को पता है कि नहीं पता है? आज यहाँ पे बाबू आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, स्कोर के माध्यम से मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग को इस प्रश्न में कितने प्रश्न याद थे और कौन से प्रश्न आप लोग को याद नहीं थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लेवल के सवाल हैं और आप लोग जो है ये सारे प्रश्न पे ध्यान भी नहीं देते, याद भी नहीं करते हैं। जो भी ऊपर ऊपर आसान से सवाल होता है उसको याद कर लेते हैं, कहानी वाले सारे सवाल को कर लेते हैं, लेकिन ये सारे सवाल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो दम याद रखेगा आप लोग, यही मौका है बाबू, अच्छे तरह से सारे प्रश्न को कर लीजिए आप लोग। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? याद रखेगा, वह है कबीर एवं सूरदास। इनके कबीर एवं सूरदास के बारे में नाभादास की कवि। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? ये सवाल एग्जाम में पूछे गए। एक बार क्वेश्चन में को आप लोग पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि पूछे गए सवाल ना एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। सवाल क्या करे कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास का जो स्थायी निवास था ना, ये था वृंदावन में। कहाँ था? वृंदावन में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और मैं आप लोग को एक बात बतलाना चाहता हूं, जो आप लोग गलतियां करते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप लोग। ठीक है, काफी सारे बच्चे क्या होते हैं ना, वह एग्जाम देकर आते हैं और अपना जो एग्जाम दिए हुए पेपर रहते हैं ना उसको चेक करने लगते हैं। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा, ये बहुत बड़ी गलती है बाबू, और ये गलती काफी सारे बच्चे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम देकर आइए, उस पेपर को अच्छी तरह से रख दीजिए और जो सब्जेक्ट अगला दिन है ना उस सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, रिवीजन कीजिए अच्छे तरह से, और उस पेपर को चेक नहीं करना है। चेक कब करना है? जब सारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद सारे जितना भी आप लोग एग्जाम दिए हैं सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरह से चेक कर लेना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम देने के बाद नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को अगले सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। इससे क्या प्रॉब्लम आप लोग को आएगा बाबू
जो भी अगर कोई भी बच्चे हैं गलती करेंगे, ठीक है, एग्जाम में गलती किए हैं, गलती मार के आए हैं, इनका तैयारी नहीं है बढ़िया, गलती किए हैं, उससे क्या दिक्कत होगा, प्रभाव पड़ेगा आप लोग पे और अगला सब्जेक्ट भी खराब चल जाएगा। ठीक है, आप लोग सोचिएगा कि उस विषय में मैं गलती इतना कर आया हूँ, उसके संतुलन से आप लोग का अगला सब्जेक्ट भी खराब चल जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे बाबू, आप लोग जो ना एग्जाम से आइए अच्छी तरह से, आप लोग अगले सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए जो अगला दिन हो। ठीक है, पेपर को चेक करने में नहीं लग जाइएगा, ये गलती जो करते हैं ना उनको काफी दिक्कत होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के बाद आप लोग चेक कीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगले सवाल को, सवाल यहाँ पे करें कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर में जो गुण का समन्वय किया गया है ना, वह नारी और पुरुष दोनों के, इनके नारी और पुरुष दोनों को, तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप लोग को याद होगा क्योंकि ये सवाल कहानी से है, याद रहता है काफी सारे बच्चों को जो कहानी से सवाल रहते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करे कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है, पता होगा आप लोग को क्या नाम था, तो टीटी नाम था। मालती और महेश्वर की संतान का क्या नाम था, टीटी नाम था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बताइएगा आप लोग क्या करें। यहाँ पे 47 नंबर सवाल कि मल्यक ने किस मंत्रालय में नौकरी की, मल्यक जो है वह किस मंत्रालय में नौकरी किए थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा, कई सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा, ये भी कहानी से ही सवाल है। सवाल यहाँ पे क्या करा कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है, बताइएगा। मानक जो था, जो सिपाही था ना बाबू, वह किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था, कहाँ, बर्मा। ये भी याद रखिएगा कहाँ लड़ने गया था, बर्मा गया था। तो बताइए जल्दी से, ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए कि किस युद्ध में गया था वो। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। मानक जो है ना वह सिपाही के रूप में लड़ने गया था, कहाँ, बर्मा गया था, और किस युद्ध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए अगले सवाल को, यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि कौन सी रचना सूरदास की है। यहाँ पे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। इस तरह के सवाल में बाबू सारे ऑप्शन को पढ़कर ही करना रहता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइएगा कि कौन सी रचना सूरदास की है, तो सूरदास की यहाँ पे रचना कौन सी है, याद रखिएगा सूर सागर। आप लोग को पता भी होगा सूर सागर जो है ना, ये है सूरदास की रचना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 50 नंबर सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को याद भी होगा और ये सवाल एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो बताइएगा, सवाल यहाँ पे कह रहे हैं 50 नंबर कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है यह किसकी रचना है। और आप लोग को यहाँ पे मैं जैसे कि बताया था कि 50 सवाल करवाऊंगा, और यहाँ पे मैं आप लोग को 50 सवाल कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो एक अनुरोध आप लोग से है बाबू कि आप लोग जो है यहाँ पे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो है वो 50 सवाल में कितने सवाल को सही किए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये सारे सवाल आप लोग को याद थे, ये सारे आसान लेवल के सवाल थे और अच्छे लेवल के सवाल थे जिस पे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो कितने बच्चे जो हैं वो 50 में 50 सही किए हैं, मैं देखना चाहता हूँ बाबा। अगर आप लोग यहाँ पे 50 में 50 सही नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में क्या कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में तो और सारे सवाल रहेंगे, लेकिन आप लोग से एक ही अनुरोध है, जितना स्कोर आप लोग किए हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग को अगला क्लास मैं दूंगा बाबू हिंदी का, और जिसमें हिंदी और व्याकरण दोनों मिक्स रहेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। हर एक सवाल रहेगा बाबू ग्रामर का और बुक का, हर एक चैप्टर का सवाल रहेगा। तो उस क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी तरह से रहेगा उस क्लास में। तो उस क्लास को दम अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर आप लोग देख लीजिए कि क्या होगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है। रामचरितमानस जो है यह किसकी रचना है, याद रखिएगा ये रचना जो है ना ये तुलसीदास की है। कौन लिखे हैं, तुलसीदास लिखे रामचरितमानस, आप लोग को याद भी होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा, और आप लोग वह हिंदी का क्लास देखना नहीं भूलेगा। मैं जल्द ही आप लोग को देने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम से काफी रिलेटेड है। वहां से आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।